उत्पीड़न का नया चेहरा क्या है? दलित के उत्पीड़न का एक चेहरा वो था कि वो गांव में है, वो भूमिहीन है, उसको दक्षिण टोले में रखा जाता है ना, उसको जब चाहे मारा जा सकता है और उससे जब चाहे काम लिया जा सकता है। ठीक है, उसके मोहल्ले में घुसकर बहू बेटियों के साथ भी जो चाहे वो बर्ताव किया जा सकता है। एक दलित उत्पीड़न का ये रूप था जो हमको ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा में भी मिलता है, जूठन में मिलता है और तमाम जगहों पर मिलता है। दलित उत्पीड़न का एक दूसरा रूप ये है कि वो व्यक्ति पढ़ लिख चुका, उसके पास एक अदद नौकरी भी है, या नौकरी अगर अभी नहीं भी है, नौकरी की तलाश भी कर रहा है, तो वो एक ऐसी वेल टू डू स्थिति में है और शहर में रह रहा है जहां उसको अलग से चिन्हित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है सर कि ऐसा लगता है कि मतलब अलग से चिन्हित नहीं होता होगा। नहीं, अलग से बता रहा हूँ, इसी में जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी ओर मैं आ रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल सरलीकरण नहीं करो। उसका चिन्हित नहीं किया जा सकता है सामान्य स्थितियों में। वो पूरी कहानी उसको चिन्हित किए जाने की ही कहानी है। कैलाश वानखेड़े की जो सत्यापित कहानी है वो इसी चीज की है कि जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मुझे अपनी तस्वीर अटेस्ट करानी है। ठीक है, अटेस्ट कराने के लिए जिस अफसर के पास वो पहुंचा है, सरकारी अधिकारी के पास, उस सरकारी अधिकारी का पीए जो है वो देखता है, इसका नाम पूरा पढ़ता है और कहता है इंतजार करो, अभी नहीं जाने देंगे। ठीक है, एक जगह से वो इसी तरह का जवाब सुन के आ चुका है और वो इस चीज पर खींच व्यक्त कर रहा है कि ये क्या है सत्यापित कराना, आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से ही सत्यापित करवाना है साहब। और गजेटेड ऑफिसर कहता है कि हम आपको जानते नहीं, हम कैसे सत्यापित करें। अब मेरी पूरी कम्युनिटी में गजेटेड ऑफिसर कहाँ है जिससे मैं सत्यापित कराने जाऊं? ठीक है ना, तो मिल रहे हैं यही अफसर, और इन अफसरों के यहाँ ये जो क्लर्क बैठा हुआ है पांडे जी है, पांडे जी देखता कहता है इंतजार करो। ये इंतजार कर रहा है, कॉरिडोर में भटक रहा है इधर से उधर, बार बार उससे पूछने जाता है। वो कहता है कि शांत रहोगे या नहीं, साथ काम पर हैं, बिजी हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, जाने नहीं दे रहा है। तो पूरी कहानी का जो संघर्ष है वो सत्यापित कराने का संघर्ष है। यानी उस व्यक्ति को सामान्य रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके नाम में उसकी टाइटल पढ़ के उसको चिन्हित कर लिया जाता है, और तब उत्पीड़न का आपको एक अलग तरह का रूप दिखलाई पड़ता है। ये उत्पीड़न का रूप ये नहीं है कि उसकी बस्ती में घुस करके उसकी मारपीट की, या उसकी माँ बहनों के साथ बदतमीजियाँ की, या उसको जब चाहे तब काम पर बुला लिया। ये उत्पीड़न नहीं है। लेकिन ये वाला ये उत्पीड़न है कि दरवाजे पर खड़ा रखेंगे, जो मेरे बस में होगा उसमें तुम्हें काम नहीं आने देंगे, है ना। आखिर क्या वजह है कि जहाँ भी यूनिवर्सिटी की नौकरियों में अब सिलेक्शन कमेटी बनती है, उस सिलेक्शन कमेटी के लिए नियम बनाया गया कि न सिर्फ रिजर्व्ड पोजीशंस के अगेंस्ट जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें, जनरल पोजीशन के अगेंस्ट भी जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें भी एक SC ST का रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू कमेटी में बैठा होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल संभव है कि आप जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं ये अनरिजर्व्ड सीट पर किसी योग्य अनुसूचित जाति या जनजाति के कैंडिडेट को भी न लें, ये कह के कि नहीं तुम्हारे लिए तो कैटेगरी तय है, तो तुमको हम यहां कैसे लेंगे, है ना। तो इसलिए एक उनका व्यक्ति रहे जो ये तय करे कि इन कैंडिडेट्स में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अन्यथा अनुसूचित जाति का है वो वैसे सबसे अच्छा कैंडिडेट था और उसको जनरल कोटे में लिया जाने की जरूरत थी, है ना। तो हर जगह रिप्रेजेंटेशन की मांग इसी रूप में आई है। ये सारी चीजें संघर्ष के बीच में से निकल के आई हैं। रिप्रेजेंटेशन का सवाल हो, रिजर्वेशन का सवाल हो, ये तमाम चीजें उसी में से निकल के आई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जहां रोहित के मसले पर भी दलित वाला मुद्दा उठाया जाता है, वो उठाया जाना जरूरी है। और जब तक इस तरह हर मौके पर चीज़ें नहीं उठाई जाएंगी तब तक वो एक मुक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रास्ते की जो शर्तें हैं उन शर्तों पर खरा नहीं उतरेगा, है ना। पता नहीं मैं कह पाया या नहीं जो तुम्हारी बात पर कहना था, लेकिन यही है। सिनेमा पर क्या सवाल किया था आपने कि अगर साहित्य के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ तो सिनेमा के बारे में निश्चित रूप से जो संस्कृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं
वो रचनाएं, जिन रचनाओं को आप अलग निकाल के रख देना चाहते हैं और उसकी प्रामाणिकता की जांच किसी और तरीके से करना चाहते हैं, उन सब पर मेरी ये बात लागू होती है। ऐसी किसी भी चीज को आप अलग निकाल कर न रख दें। आपका सिनेमा सामाजिक चुनौतियों से टकरा रहा है या नहीं, इसका उत्तर तलाशने के लिए हम चुनौतियों का कोई अलग से विमर्श तैयार नहीं करेंगे। हम खुद सिनेमा को देख के ये तय करेंगे कि चुनौतियां दरअसल क्या क्या है, क्योंकि सिनेमा भी उन चुनौतियों के बारे में कह रहा है। मसलन अभी की एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखने के लिए कहा, लेकिन मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को पसंद नहीं आई और कई और लोगों को भी उतनी पसंद नहीं आई जितनी मैंने कही थी। उस फिल्म का नाम है तमाशा। ये इम्तियाज अली की बहुत ही अच्छी फिल्म। हाँ, बहुत लेकिन अच्छी। वो सिर्फ आप और हम ही देख सकते हैं। हाँ, संभवतः लेटेस्ट फिल्म है वो इम्तियाज अली की। इम्तियाज अली की एक दिक्कत ये है, और वो मैं बता दूं कि वो लोकप्रिय फिल्मकार है ना, यानी कला फिल्म की जो पहले से बनी हुई कैटेगरी थी उसमें वो कहीं नहीं जाता और अपने को फिट करने की कोई कोशिश नहीं करता। फिल्म में गाने वाने होते हैं, सब कुछ होता है। कला फिल्म की तो एक ये भी पहचान हो गई थी ना कि गाने नहीं होते थे उसमें, जो 70s और 80s में बनी थी। तो वो सब कुछ होती है उसकी फिल्म में। उसकी एक सीमा मानी जाती है जिसको मैं सीमा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हर बड़ा कलाकार इसके लिए अभिशप्त होता है कि वो एक ही थीम पर फिल्में बनाता है, उसके पास दूसरी थीम नहीं है। उस थीम के अलग अलग शेड्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारी फिल्में उसकी उसी के आसपास होती हैं। तो बहरहाल ये वो फिल्म जिसमें कि बच्चा जो है किस्सा प्रेमी है, घर से भागता है पैसे लेकर के और जाकर के एक किस्सा सुनाने वाले को पैसा देता है, किस्से सुनता है, और जब वो किस्सा बीच में रोक देता है कि आज जितने पैसे दिए तो उसमें इतना ही किस्सा चलेगा, तो फिर दौड़ता है और पैसे का इंतजाम करता है कि बचा हुआ किस्सा सुने। और इस रूप में किस्सों पर जिसकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो खुद अपनी किस्सों की दुनिया बनाता है और उसमें जाता है ना वो जिन किस्सों की दुनिया बनाता है, वो किस्से उस दुनिया से, किस्सों की दुनिया से ही आए हुए किस्से हैं। यानी ये भी एक सच है कि कहानियां कहानियों से बनती हैं, कहानियां सीधे जीवन से नहीं बनती। दोनों का कहीं ना कहीं उसमें एक हाथ होता है। तो वो उस तरह की कहानियां खुद भी बुनता है और उसमें खोया रहता है। और बड़े होने के बाद जो फिल्म में बाद में बताया जाता है, उस पर पिता का दबाव है, अपने घर का दबाव है कि जिस तरह से और बच्चे होते हैं वैसे तुम हो। सारे बच्चे 12वीं करने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, तुम भी करो। इंजीनियरिंग करने के बाद वो किसी मल्टीनेशनल में जॉब ढूंढते हैं, तुम भी ढूंढो। मल्टीनेशनल में टाई लगाकर जाना होता है, तुम भी जाओ। मल्टीनेशनल में बॉस को यूँ करना होता है, तुम भी करो। मल्टीनेशनल में अपने काम काज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हुए अपने लिए प्रमोशन मांगनी होती है, तुम भी मांगो। तो एक किस्सागो इस पूरी प्रक्रिया में ध्वस्त हो जाता है, वो इसी लाइफस्टाइल को अपना लेता है। लेकिन ये सब हमको बाद में पता चलता है। उसके पहले हम उसको देखते हैं कि वो अपनी जो किस्सा बुनने वाली फितरत है, इसे किसी दूसरे स्पेसेस में तलाशता है। ठीक है, मल्टीनेशनल की नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग किया है, मल्टीनेशनल की नौकरी कर रहे हैं, वहां जब जाएंगे तो टाई लगाया हुआ एक भला आदमी बन जाएंगे, और क्या। जब दूसरी किसी जगह पर हैं तो वहां किस्सागो बन जाए। तो वो नायिका से मिलता है एक बाहर के किसी देश में, जहां वो जब आमने सामने होते हैं तो पहले परिचय के बाद ये नायक उससे कहता है कि अच्छा, वो नाम पूछती है तो ये कहता है कि अच्छा अब मैं नाम बताऊंगा, फिर तुम अपना नाम बताओगी, फिर तुम ये उम्मीद करोगी कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या आज शाम को तुम खाली हो मेरे साथ कॉफी पीने के लिए, फिर तुम थोड़े बड़े बहुत बहाने बनाकर इसके लिए राजी हो जाओगी, फिर हम लोग कॉफी पीने जाएंगे, फिर मैं 2 दिन तक तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, फिर तुम तीसरे दिन हाँ कह दोगी। तुम समझती हो कि ये जो बनाया हुआ किस्सा है, इसी किस्से पर मैं अपनी जिंदगी चलाऊं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है, कितना हल्का लगता है ये, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हमें जो पैटर्न्स मिले हैं हमारी सुनी हुई कहानियों से, क्या हमारी जिंदगी को उन्हीं पैटर्न्स पर होना चाहिए? और यहां वो एक अजीब टर्न लेता है। वो जिस तरफ कह रहा है, कैमरा उसको इधर से कैप्चर कर रहा है और वो आप इधर कान के पास से देख रहे हैं उसको। वो ऐसा कहते कहते एकाएक मुड़ता है और अपना गॉगल्स चढ़ा लेता है और उसके बाद हाथ बढ़ाकर कहता है हाय आई एम डॉन।
और कहता है कि अभी मैं डॉन हूं और मेरा हीरा, वो देख रही हो दूर समंदर में जो जहाज आ रहा है, उस जहाज से वो हीरा यहां पहुंचना है, और लिली तुम जाकर वो हीरा उतारोगी। तो रोल्स, लगता है जैसे कि उसने पूरे रोल्स बदल दिए। उसने ये तय कर दिया कि अगर किस्सों पर ही हमारी जिंदगी चलनी है तो मैं उस किस्से पर जिंदगी नहीं चलाऊंगा, मैं इस किस्से पर जिंदगी चलाऊंगा जिसमें मैं डॉन हूं, तुम लिली हो, और हीरा अभी अभी जब डॉक पर उतरने वाला है। और इसके बाद एक बहुत ही बिंदास तरीके से दोनों एक हफ्ते तक वहां रहते हैं और ये कहते हैं कि जो कुछ होता रहता है हम ऐसे किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं करेंगे, हम यहां मिलने के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कहानियां हैं उनमें ये होता है कि हीरो हीरोइन कहीं बाहर मिले, दोनों में आकर्षण हो गया, फिर से वो मिले, फिर धीरे धीरे शादी की ओर बढ़ गए। तो हमें इस ट्रेडिशनल कहानी के पैटर्न पर अपनी जिंदगी नहीं बनानी है। हम अभी यहां मिले, मैं डॉन हूं, तुम लिली हो, एक हफ्ते तक हम ऐसे ही रहें और इसके बाद फिर हम बिछड़ जाए, फिर हम, मैं कहीं हूं तुम कहीं हो। तो ये कहानी, अब आप इसको क्या कहेंगे? क्या आप अपने समय की चुनौतियों का कोई बाहर से बनाया हुआ एक मापदंड लेकर जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, ये कहानी हमारे समय की चुनौतियों को एड्रेस नहीं कर रही है? मैं कहूंगा कि आप इस सिनेमा के भीतर से समय को देखिए और तब आपको ये महसूस होगा कि ये सिनेमा भी अपने समय की चुनौतियों के बारे में एक बयान है। और वो ये कह रहा है कि जितनी चीजें हैं वो सब नैरेटिव है, वो सब किस्से हैं, हमारे सामने कहानियां बुनी जा रही हैं और उन कहानियों के आधार पर ही हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम अपनी जिंदगियां बनाएं। ये पूरी की पूरी फिल्म उन कहानियों के आधार पर बुनने वाली जिंदगियों के खिलाफ खड़ी है और वो आपकी निजता के पक्ष में खड़ी है। तो एक ऐसे समय में जबकि मल्टीनेशनल तरीके से एक होमोजेनाइजेशन चल रहा है पूरी दुनिया में, जो आप पौंडीचेरी में बैठकर खाते हैं वही कोई दिल्ली में बैठकर खाता है और वही कोई वॉशिंगटन में बैठकर खा रहा होता है। जिस तरीके से वॉशिंगटन में उसकी दिनचर्या शुरू होती है उसी तरीके से दिल्ली में दिनचर्या शुरू होती है, उसी तरीके से पौंडीचेरी में दिनचर्या शुरू होती है। ये जो होमोजेनाइजेशन है, भूमंडलीकरण का, ये फिल्म उसके खिलाफ निजता की आवाज उठा रही है ना, इंडिविजुअलिटी की आवाज उठा रही है। वो कह रही है कि आपको एक इंडिविजुअल की तरह होना चाहिए, आपके पास अपनी जिंदगी को बनाने के लिए अपने किस्से होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी है तो उसमें एक पैटर्न होगा। पैटर्न होगा तो पैटर्न कहां से आएगा? कहानियों से आएगा। वो कहानियां किसकी होंगी? दूसरों की दी हुई होंगी या आपकी अपनी बुनी हुई होंगी? सवाल इसका है। तो मैं ये कहूंगा कि प्रकट रूप में अगर हम सामाजिक चुनौतियों को किन्हीं और स्रोतों से तलाशते हैं और उनका एक खाका बनाकर उस फिल्म तक पहुंचते हैं तो हम असफल रहेंगे सचमुच उस फिल्म ने जिस चीज को कहा है उसको समझने में, है ना। और हम अगर उस फिल्म से ही शुरुआत करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे समय को अपने तरीके से एड्रेस करने वाली और उसकी चुनौतियों को बताने वाली फिल्म है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से फिल्मों को भी देखा जाना चाहिए। अब अगर मैं इतना लंबा लंबा बोलता रहा लेकिन छोटा छोटा ही सही बोलना तो सब चीज पर है। आत्मकथाओं वाला प्रश्न तूने किया था ना कि आत्मकथाओं में समकालीनता कैसे तलाशी जाएगी। क्योंकि आत्मकथा तो तथ्यात्मक होने के दावे के साथ आती है ना। जैसे मैंने कहा था कि अगर मुझे तथ्य ही पढ़ने होंगे तो मैं उपन्यास क्यों पढ़ूंगा जिसका फैक्ट होने का क्लेम ही नहीं है, उसका क्लेम ही फिक्शन होने का है। लेकिन आत्मकथा के साथ तो ये बात नहीं है, आत्मकथा का फैक्ट होने का क्लेम है ना। अब रह जाती है बस ये बात कि आत्मकथा में जो चीजें आ रही हैं क्या उनकी जांच का भी कोई तरीका हो सकता है। हमें कैसे पता कि आत्मकथा में जो लिखा जा रहा है वही एग्जैक्टली हुआ था या नहीं हुआ था। हमारी स्मृतियां ही इतनी धोखेबाज हैं। बिल्कुल, मतलब आप सोच करके देखिए, आप संस्मरण लिखिए, आपको पता चलेगा किसी और दोस्त के हवाले से कि अरे उस समय ये तो ऐसा हुआ ही नहीं था। आप कैसे ये बात कह रहे हैं जबकि आपकी स्मृति में वो चीज बिल्कुल उस रूप में बसी हुई है जिस रूप में आपने उसको कहा है। तो इसका मतलब कि आत्मकथाओं की भी प्रामाणिकता की जांच का कोई तरीका तो होना चाहिए। लेकिन एक चीज आत्मकथाएं जरूर कहती हैं और खासतौर से दलित आत्मकथाएं, वो ये कि उनके लेखक के पास स्मृतियां संभव है गड्ढमड्ढ हो गई हो सकता है वो जो डेट्स बता रहा हो वो ठीक नहीं हो, लेकिन उसके पास अपने जीवन का इंप्रेशन तो ठीक है।
है ना? ये मैं कैसे कह रहा हूं? मैंने भी संस्मरण लिखे हैं और मैंने एक ज़माने में, कल मैं चर्चा भी कर रहा था प्रमोद से कि हमारे मोहल्ले में एक सिनेमा हॉल बना था, उसका संस्मरण लिखा। तो मुझे याद है कि संस्मरण लिखते समय आपके पास जो अलग अलग फ्लैशेस उभरते हैं स्मृति के, उनके बीच आप अपनी कल्पना से ही तारतम्य बिठाते हैं। कल्पना का इस्तेमाल किए बगैर आप तारतम्य बिठा ही नहीं सकते। जितने फ्लैशेस उभरे हैं स्मृति के, स्मृति तो उसी तरह फ्लैशेस के रूप में उभरती है, हम उसके बीच एक संबंध क्रम बिठाते हैं और वो संबंध क्रम कल्पना से बिठाया जाता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक लेखक का इंप्रेशन कम से कम दुरुस्त होता है, वो ये कि मेरे पास सामने अभी भी उस सिनेमा हॉल को याद करते हुए इंप्रेशन कम से कम बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए आपको उस संस्मरण को पढ़ते हुए एक सिनेमा हॉल के बनने के समय का जो मूड था पटना के उस मोहल्ले का, वो मूड तो जरूर पता चलेगा। हो सकता है डेट्स गलत हो सकता है मैंने ये कहा है कि इमरजेंसी जिस समय लगी थी उस समय बन रहा हो, लेकिन संभव है वो इमरजेंसी के पहले बन चुका हो और मैं उसमें जो बता रहा हूँ बिल्कुल गलत बयानी हो, है ना? तो तथ्यों के आधार पर आप जांचेंगे तो उसमें गलतियां निकल सकती हैं, लेकिन वो इंप्रेशन के आधार पर वो बिल्कुल सही है कि उसके बनने को हमारे मोहल्ले ने उसी तरह से रिसीव किया। ठीक यही बात मैं दलित आत्मकथाओं के बारे में कहूँगा कि उसमें संभव है तथ्यों के स्तर पर कुछ गलतियां भी रह जाती हो, लेकिन एक दलित की पीड़ा जो उसमें व्यक्त हो रही है वो पीड़ा गलत नहीं हो सकती, है ना? उस पीड़ा का इंप्रेशन है जो आपको मिलता है उसको पढ़ने के दौरान, वो इंप्रेशन बिल्कुल सही है और वो बयान इसलिए किया जा सका है क्योंकि उस पीड़ा को झेलने वाले के पास शब्द आ गए हैं जिनके माध्यम से वो उसको अभिव्यक्त कर सकता है। तो आत्मकथाओं में समकालीनता इसी तरह से ढूंढी जाएगी। ठाकुर ही क्यों? क्या यह फैशन है और क्या आगे इसके इसी रूप में बने रहने की संभावना है? मैं आपके पूरे प्रश्न को इतने में ही समेट रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये कि सब जगह ठाकुर ही नहीं है। इसको एक शोधार्थी के रूप में मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ी गंभीरता से पढ़िए, और इसीलिए मैंने मजाक में ही कहा था, लेकिन वो एक गंभीर कमेंट था कि शोले का ठाकुर क्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि फिल्मों में, कहानियों में, उपन्यासों में हर जगह ठाकुर ही आया है। ये जरूर है कि कुछ बहुत प्रसिद्ध कहानियों और उपन्यासों में ठाकुर आतताई की भूमिका में है। अब इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आप एक पार्टीजन के रूप में ठाकुर होने की तरफ से उसको पढ़िए तो आप इस रूप में पढ़िएगा कि सब बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ से अगर पढ़िए तो आप ये पाएंगे कि संभवतः ऊंची जातियों की और उसमें भी एक दबंग जाति के रूप में ठाकुर समुदाय की उस उत्पीड़न में भूमिका अधिक रही है और इसीलिए कहानियों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट हो उस तरह से बार बार। जहां तक प्रेमचंद का सवाल है, ठाकुर का कुआं में तो ठाकुर है उनका विलन, लेकिन हम और आप जानते हैं कि उनकी ज्यादातर कहानियों में ब्राह्मण विलन है, और वो ब्राह्मण भी अगर पंडिताई करता है तब तो वो सबसे बड़ा विलन है। ये तय जानिए कि प्रेमचंद की कहानियों में मंदिर आया, पुजारी आया, तो वो कोई ना कोई खुराफात करने के लिए आया होगा, है ना? और अगर ठाकुर का कुआं में ठाकुर का मुंह देख करके वो जो स्त्री पानी भरने आई है वो बाल्टी गिरा के भाग खड़ी होती है, तो इससे आप तुलना कीजिए सदगति के ब्राह्मण की। दोनों के अत्याचारी स्वरूप में कितना बड़ा गैप है। यहां तो बस इतना ही है ना कि उसको देखा तो भाग खड़ी हुई क्योंकि उसके कुएं से पानी भरने आई थी, और गांव में छुआछूत ऐसा है कि उस कुएं को छू नहीं सकता है। लेकिन वहां तो स्थिति ये है कि वो उस जड़ को चीरते चीरते मर जाता है, और मरने के बाद जब लोग उठाने के लिए राजी नहीं होते हैं तो वो ब्राह्मण जो कभी लाश को छू नहीं सकता, वो रस्सी में बांध के और खींच करके दूर छोड़ाता है ना, जो मारने का जिम्मेदार है। तो एक तो हत्यारा और दूसरे इतने निर्मम तरीके से अपने ही हत्या किए हुए एक व्यक्ति के शरीर के साथ व्यवहार करना।
तो उसका जो खलनायकत्व है वो तो कई दर्जा आगे है। इसीलिए मैंने कहा कि एक शोधार्थी की दृष्टि से बहुत तटस्थ तरीके से ये देखना पड़ेगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो फैक्ट के रूप में कितना मतलब कन्विंसिंग है। वो इतना कन्विंसिंग नहीं है। और जहां मैं फिर कहूंगा जहां वो दिखलाई पड़ते हैं आतताई के रूप में, वहां उसका कारण किसी लेखक के किसी जातिगत पूर्वग्रह में नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि समाज में ढूंढना चाहिए कि समाज में क्या सचमुच शक्ति संबंध ऐसे थे। और ये जो लेखक बयान कर रहा है ये क्या सचमुच बयान सही चीज का कर रहा है, ये देखना चाहिए। आगे उसकी क्या संभावना, आगे ज्यादा संभावना नहीं है भाई साहब, आगे संभावना नहीं है। जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा, और हुआ है गांवों में, ये हुआ है, ये तो नया शोध आ ही चुका है। और जिसको कि दलित चिंतक चंद्रभान हर बार बहुत जोर देते हैं, ये अलग बात है कि चंद्रभान की और बातों से मेरी कोई सहमति नहीं है, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप दक्षिण का पूरा इलाका देखिए तो यहाँ तो पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि जो बहुत ऊंची जातियां हैं, खासतौर से ब्राह्मण, वो यहाँ के कास्ट मूवमेंट की वजह से अपनी नौकरियों की तलाश में बाहर चले गए थे, और इसीलिए, या कम से कम शहरों में जाकर सेंटर्ड हो गए थे। इसीलिए गांव में जमीनी स्तर पर जो पूरा संघर्ष था वो मिडिल कास्ट और दलित के बीच का संघर्ष था, है ना। तो जिसको, अब यहाँ के मिडिल कास्ट क्या होते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसको उत्तर प्रदेश या बिहार की जमीन पर अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो मैं कहूँगा कि यादव, कुर्मी और कोयरी के साथ दलित जातियों का जो संघर्ष बनता है आज की तारीख में, वो संघर्ष ठाकुर, ब्राह्मण और भूमिहार के साथ नहीं बन पाता, क्योंकि जो ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार हैं वो वहां से निकल गए, शहरों में चले गए, जमीनें वहां मिडिल कास्ट के हाथ में हैं, और वो मिडिल कास्ट उस दलित का आज सबसे इमीडिएट ऑपरेशन है, जो एकदम सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है और जिसके साथ उसका साबका पड़ता है, वो है उसका ऑपरेशन। और वो चीजें उभरनी शुरू हुई हर कहानियों में। तो जब जो उत्पीड़क की भूमिका में रहेगा वो साहित्य में उत्पीड़क की भूमिका में रिफ्लेक्ट हो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। और आगे ऐसा नहीं होगा, ये इस आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि अब गांवों में ठाकुर उस भूमिका में रह नहीं गए, अब रहने की क्षमता ही नहीं है। इतनी मार पड़ेगी इतनी मार पड़ेगी कि मतलब पूछने पीछे की पूरी ठकुराई भूल जाएंगे। सर वो मुगम्मा बन गए हैं। बिल्कुल, शहरों में आके मुगम्मा बन गए। हाँ, शहरों में आके। अच्छा, ये कि फेसबुक पर पॉलिटिक्स ही क्यों दिखती है जब साहित्यकार भी लिखता है, और साहित्य तो आगे चलने वाली मशाल की तरह क्यों नहीं दिखती है। फेसबुक क्या है, माध्यम कैसा है? एक ऐसा माध्यम है जिस पर आपको जाकर के 2 लाइन का कोई कमेंट छोड़ के चले जाना है। आपने अगर वहां पर 500 शब्द या 1000 शब्द लिख दिए तो एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, कोई नहीं पढ़ेगा। जानने वाले लोग भले ही लाइक दबा दें, लेकिन बिना पढ़े दबाएंगे। बिना पढ़े। हाँ, मैंने देखा है, मैंने 500 शब्द का कमेंट डाल दिया, डालते ही 1 लाइक आ गई। कैसे आई भाई? 500 शब्द पढ़ने में कुछ तो समय लगेगा, यानी बिना पढ़े हुए लाइक आई है। तो अगर अगले ही मिनट जो लाइक आई है वो बिना पढ़े हुए आई है, तो 2 घंटे बाद जो आएगी वो पढ़ के आएगी, इसकी क्या गारंटी है? इसका हाँ, ये एक परंपरा ले चले कि आप लाइक नहीं करेंगे तो अगले को आपको भी लाइक नहीं करेगा। एक तीसरी भी चली है परंपरा, वो लिखा आता है कि यहाँ पर मेंबर बनिए एंड गेट 500 लाइक्स फ्री। एक बार में आपको 500 लाइक। तो वो ऐसी जगह है जहां 2 लाइन में 4 लाइन में कोई 2 लाइन और 4 लाइन में साहित्य की बात क्या होगी? हो ही नहीं सकती। वो है ही माध्यम इसी के लिए कि जो करंट चल रहा है, और मैं तो कहूंगा बिल्कुल आज का जो चल रहा है उसके बारे में कुछ कहिए, है ना। जैसे कल मैंने दोस्तों से कहा, जब प्रमोद भाई और आपके और साथी लोग मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कहा था कि अभी मैं ये कमेंट डालने जा रहा हूं फेसबुक पर। फिर मैंने नहीं डाला। कारण क्या था कि वो कमेंट परसों के राज्यसभा की बहस के बारे में था, जबकि कल राज्यसभा की बहस चल गई और लोग धड़ाधड़ अपडेट कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तो जहां ये अपडेट्स आ रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, वहां मैं परसों के बारे में कुछ कहूंगा, लोग कहेंगे कि ये किस युग में रहता है।
तो एक दिन पुराना होने पर आप प्राचीन युग के हो जाते हैं। ये फेसबुक ऐसा माध्यम है, इसलिए वहां साहित्यकार भी अगर राजनीति पर ही कमेंट करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरा ये कि राजनीति तो भले ही हम ये माने कि वो पीछे चलने वाली चीज होनी चाहिए, लेकिन वो साहित्यकार का सरोकार होगा तभी तो वो आगे चलने वाली चीज पेश कर भी पाएगा, है ना। वो आगे चलने वाली चीज तभी पेश करेगा जब वो उसका सरोकार हो। इसलिए साहित्य के बारे में उसको सजग होना चाहिए, उसको बयान देना चाहिए, उसको कमेंट्स करने चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा था मुझे याद नहीं है, प्रश्न क्या था कि आरक्षण का लाभ उठाकर दलित ही दलित का हक मारने लगे हैं। दलितों में जो एलिट क्लास पैदा हुआ है उसके ऊपर है, क्या वो दलितों को ये बहुत नहीं करते? बहुत बहस तलब मुद्दा रहा है। और जिस समय ये चर्चा शुरू हुई कि क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए, है ना, तो उस समय ओबीसी के खाते में तो ये माना गया कि क्रीमी लेयर हटाया जाना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये चीजें सर्वे के आधार पर तय होती हैं, ये चीजें हम और आप अपने किसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, देखिए मेरे पड़ोस में जो वो रहता है उसके यहाँ तो ऐसा है, इसके आधार पर हम इसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो उस समय जो तय किया गया वो ये कि ओबीसी में से तो क्रीमी लेयर हटाया जाना चाहिए, लेकिन दलित में से अभी भी क्रीमी लेयर को हटाए जाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि आप जो एक तबका बना है पिछले 50 साल में, उसके परिवार से आने वाले बच्चों को अगर आप वंचित कर देंगे तो पता चला कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं वो खाली रह जाएंगी, क्योंकि अभी भी वहां पर क्रीमी लेयर इतना थिक नहीं है ना, उसकी थिकनेस नहीं है। और जब उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है तो नीचे का जो हिस्सा है जिसमें कि अभी बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं चल पा रही है, जिसमें अक्षर ज्ञान भी नहीं है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अक्षर ज्ञान जिसको नहीं है वो यूपीएससी के रिजर्व कैटेगरी का वो बन जाए, कैंडिडेट बन जाए। तो इसका मतलब आप अभी अभिशप्त हैं कि आप इस पतले क्रीमी लेयर के भीतर ही, या भीतर ही नहीं कहिए, इस पतले क्रीमी लेयर को भी शामिल करते हुए उस रिजर्वेशन को लागू करें, ताकि इस क्रीमी लेयर में थोड़ी थिकनेस आती चली जाए। जिस दिन वो ज्यादा थिक हो जाएगा उस दिन आप उसको अलग कर दीजिए और आप कहिए कि साहब ये अब रिजर्वेशन नहीं, इतने जनरेशन आपको मिल चुका, आपको एक सामाजिक बराबरी भी मिल गई और अब आपको यहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन उनके लिए है जो आप ही के समुदाय से आते हैं लेकिन विपन्न है। यानी क्लास क्वेश्चन को आप कास्ट क्वेश्चन को कट अक्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करें। यह दलित समुदाय में अभी स्थिति नहीं बनी है। अब आप कहेंगे कि राजनीति है, ये तो कभी नहीं बनेगी स्थिति। मैं कहूंगा कि नहीं, राजनीति है लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं कुछ समझदारियां काम कर रही हैं। अगर ऐसा होता तो ओबीसी में क्यों क्रीमी लेयर हटाया जाता, जबकि हम जानते हैं कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है राजनीतिक दृष्टि से वही ज्यादा फायदेमंद होता पॉलिटिक्स करने वालों को। भाई यादव समुदाय में जिस यादव के परिवार के लोग राजनीति में अच्छा कर रहे हैं, बड़ी नौकरियों को दखल किए हुए हैं, वही यादव कुल इस्तेमाल आएगा ना पॉलिटिशियन के। लेकिन ये पॉलिटिशियन सारे इसके लिए राजी हो गए कि ओबीसी में से हम क्रीमी लेयर हटा दें। कैसे राजी हो गए? इसलिए कि जब हार्ड फैक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं तो आपको उनको स्वीकार करना पड़ता है, आपको ये मानना पड़ता है कि हाँ, ये जो ओबीसी सेक्शन है इसमें क्रीमी लेयर बहुत थिक हो गया है। अगर हम रिजर्वेशन को यहाँ लागू किए रखेंगे तो इसका मतलब रिजर्वेशन का फायदा नीचे पहुंचेगा ही नहीं। ये पूरा क्रीमी लेयर इतना थिक है कि यही इस पूरे फायदे को गड़ब कर जाएगा। जैसे सर कहीं एक सीट आती है और एक उस संपन्न दलित परिवार से अभ्यर्थी आता है जो अपनी रिप्रेजेंट देता है, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा है या एक अच्छे तबके से अच्छी तालीम हासिल की है, एक दूसरी सीट पर एक अन्य अभ्यर्थी दावा करता है जो मतलब और वो रह जाता है। हाँ, निश्चित तौर पर वो संपन्न वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और वो हटने के लिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हम लोगों के इंडिविजुअल उदाहरणों से हमको तय नहीं करना चाहिए। जब मैं थिकनेस की बात कहता हूँ ना, क्रीमी लेयर के थिकनेस की जो बात है, शायद उसको मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस थिकनेस को आप इस तरह से समझिए कि
उस थिकनेस का मतलब है कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो उस कोटे में मौजूद सारी सीटों को गड़प कर जाने की क्षमता रखते हैं, तब तो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर उस क्रीमी लेयर की थिकनेस कम है, इसका मतलब है कि हां, नौकरियों का एक हिस्सा तो अभी भी इस जाति से आने वाले संपन्न वर्ग के हाथ में चला जाएगा, पक्का चला जाएगा। उसका जो बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है और तैयारी के साथ गया है, लेकिन फिर भी कुछ बची रह जाएंगी सीटें जो कि नीचे के हिस्से को मिलेंगी। ठीक है ना, थिकनेस से यही फर्क पड़ता है। जैसे ओबीसी में अगर क्रीमी लेयर बहुत थिक है तो इसका मतलब है कि पूरी रिजर्व सीट्स उसी के भीतर सर्कुलेट करती रह जाएंगी, उसका कोई हिस्सा नीचे आएगा ही नहीं। तो जो ओबीसी गरीब है उसका कोई पुछनहार नहीं होगा, लेकिन जो एससी गरीब है उसके लिए आप इस तरह के इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स अगर छोड़ दें तो फिर भी गुंजाइश है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज बनेंगी वो सारी वैकेंसीज एससी के भीतर के संपन्न तबके के द्वारा कंज्यूम नहीं की जा सकती। वो तबका अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाए। जिस दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा उस दिन उस क्रीमी लेयर को चिन्हित कीजिए और उसको रिजर्वेशन की सुविधा से आप वंचित कर दीजिए। ठीक है, अभी के स्टेज में अगर आप वंचित कर देते हैं रिजर्वेशन की सुविधा से तो क्या होगा? तो ये होगा कि नीचे के हिस्से में आपको इतने पढ़े लिखे लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं कि वो रिजर्व सीट को भरने के लिए आगे आए, और नतीजा ये है कि जो भी पोजीशंस बन रही हैं उन पर जो नियोक्ता है उसको एक बहाना मिल जाएगा कि हम इसको जनरल बना दें, है ना, हम इस पर दूसरों को नियुक्ति कर देते हैं, साहब लोग नहीं मिल रहे। तो यानी पूरे की पूरी स्कीम को सबवर्ट करने का एक बहाना आप मुहैया करा देंगे इसके माध्यम से, ये कारण है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार ये हम लोग अलग अलग उदाहरणों को देखते हुए या व्यक्तिगत जो अनुभव है उसको देखते हुए एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं जो कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में और योजनाओं के पर्सपेक्टिव में नहीं किया जाना चाहिए। हम सच्ची बात यह है कि हम योजनाओं को अपने उन व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर या अलग अलग उदाहरणों के आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उनको चैलेंज करना है तो हमारी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए। जैसे मैं तुमसे ये कहूँगा कि अगर तुम इसको चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम इसका सर्वे अपने लेवल पर कराओ, या जो सर्वेज आए हैं उनका अध्ययन करके उनका नए तरीके से इंटरप्रिटेशन करो, तब तो जाकर के इस स्कीम को चैलेंज किया जा सकता है, नहीं तो हल्के तरीके से नहीं किया जा सकता। राजस्थान में प्रकरण लेते हैं तो राजस्थान में मैंने देखा कि 500 सीटें आई पीजीटी के लिए, 500 में 50,000 फॉर्म पे एससी का होता है। अब उसमें आप सभी ने दावा किया और सर दूसरा क्वेश्चन था ये सबकी सम्मान के ऊपर कि अब सबकी सम्मान से वर्चस्व में ना देने को आर्थिक आधार क्योंकि बदलाव आज नहीं, अंततः तो उसे होना ही है। मैंने कम से कम एक मार्क्सिस्ट के तौर पर मैं ये मानता भी हूँ और ये सदिच्छा भी रखता हूँ कि उसी पर जाकर केंद्रित हो जाए, है ना, ताकि आपकी पूरी लड़ाई अंततः एक आर्थिक लड़ाई में तब्दील हो जाए और आपको सामाजिक मुद्दों पर न लड़ना पड़े, है ना, जेंडर के भेदभाव के लिए न लड़ना पड़े, जातिगत भेदभाव के लिए न लड़ना पड़े, वर्गीय भेदभाव के लिए लड़ाई हो तो वो फोकस्ड लड़ाई होगी। ये तो मैं चाहता भी हूँ, पर ये कितने समय में होगा ये कहना मुश्किल है। उसके कुछ छिटके आपको मिलते हैं इधर उधर, निश्चित रूप से मिलते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि हमारे समाज में ये स्थिति आई हुई है कि एक दलित के साथ सिर्फ वर्गीय आधार पर उत्पीड़न होता हो, ऐसी स्थिति नहीं है। उसके साथ जातिगत आधार पर उत्पीड़न होते हैं, जो अभी जैसे मैं कैलाश मानखेड़े का जो उदाहरण दे रहा था, कहानियाँ कम से कम इस मामले में बहुत कुछ सिखाने में हमको समर्थ है कि जो हमारा अनुभव नहीं भी होता है उसको भी वो हमारे अनुभव का हिस्सा बना देती है ना। तो वो कहानियाँ हमें बताती हैं कि उत्पीड़न का एक सामाजिक स्तर मौजूद है
और वो सामाजिक स्तर जब तक मौजूद है तब तक पूरी लड़ाई अर्थ केंद्रित नहीं हो सकती है, क्योंकि अर्थ केंद्रित लड़ाई का मतलब है कि लड़ाई वर्गीय स्वरूप में तब्दील हो गई। उसने अपना जातिगत स्वरूप छोड़ दिया, उसने अपना लैंगिक स्वरूप छोड़ दिया, उसने अपना मजहबी स्वरूप छोड़ दिया। उन आधारों पर लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई सिर्फ क्लास के आधार पर हो रही है। आर्थिक होने का यही मतलब है ना। वो सूरत अभी नहीं दिख रही है हाल फिलहाल में वो सूरत नहीं दिख रही है। हाँ, अब आखिरी सवाल जो बहुत विराट सवाल है कि कितने तरह के चैलेंजेस देखते हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि मेरी जो मेथोडोलॉजी है ना, उसकी वजह से मैं एक अपेक्षाकृत कम निश्चित भाषा में बोलने वाले स्पेस में खड़ा हूं, है ना। एक ऐसे स्पेस में जहां की बहुत ठोक करके कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर बिल्कुल चलता हो शब्दावली में कहें। मैं उस स्पेस में हूं और ये मेरी मेथोडोलॉजी की वजह से है। मैं अपनी ओर से चैलेंजेस की सूची बनाकर सामने रखूं, ये मेरा तरीका ही नहीं। मैं फिर कहूंगा कि मैं जब चैलेंजेस की सूची बनाऊंगा तो मैं साहित्य को पढ़ करके उसके आधार पर चैलेंजेस तय करूंगा, बजाय इसके कि चैलेंजेस मैंने इतिहास को पढ़कर, समाजशास्त्र को पढ़कर, अर्थशास्त्र को पढ़कर, पत्रकारिता को पढ़कर, खबरों को पढ़कर निकाले और उसको लेकर के मैं साहित्य के पास गया ये देखने के लिए कि तुम इन सारी चुनौतियों से कैसे टकरा रहे हो, या इन सारी चुनौतियों का तुम्हारे पास कोई उत्तर है या नहीं। ये मेरा तरीका नहीं है। मैं जब इन सारी चीज़ों की बात करता हूं तो मैं साहित्य को भी वहीं पर रखता हूं और मैं ये समझता हूं कि चुनौतियों की फहरिस्त तैयार करने में खुद साहित्य शामिल होगा, एक प्राइमरी सोर्स के रूप में शामिल होगा। तो इसीलिए मेरे पास इस बात का असल में कोई साफ साफ उत्तर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इन तमाम स्रोतों के आधार पर जो देख पाते हैं वो यही है कि उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद से, उदारीकरण का दौर शुरू होने के पहले भी अपने तरह की समस्याएं थी। वर्ग कोई वर्ग विहीन समाज में हम नहीं रह रहे थे। क्लास सोसाइटी वो भी थी, उसके भी अपने वर्गीय अंतर विरोध थे और उस समाज में भी उत्पीड़न के लैंगिक, जातीय और धार्मिक रूप मौजूद थे। लेकिन उदारीकरण के बाद से एक ऐसा दौर हमारे समाज में आया है जिसमें ये वर्गीय गैर बराबरी बहुत बढ़ी है, जिसको कि तमाम रिपोर्ट्स भी कहती हैं, है ना, कि आपके जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ जो संपदा, नेशनल वेल्थ बढ़ी है, वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। इस चीज को भी हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि इतने हाई ग्रोथ रेट वाले देश में नीचे इतनी असुविधाएं और इतनी सहूलियतों की कमी हो, ऐसा किसी और मुल्क में नहीं दिखता है। तो भारत उसमें नवउदारवादी ग्रोथ का एक नमूना है, एक उदाहरण है कि जिसमें वेल्थ बढ़ रहा है लेकिन वह वेल्थ ऊपर के तबके में ही कंसंट्रेट होता चला जा रहा है और आपके पास बिलियनायर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है ना। अरबपतियों की इतनी तादाद बढ़ी है पिछले दिनों हिंदुस्तान में जितना किसी और मुल्क में नहीं बढ़ा। लेकिन आप पाते हैं कि जो एक अर्थशास्त्र की ट्रिकल डाउन थ्योरी थी कि जब ऊपर अमीरी बढ़ेगी तो वो रिस्क करके नीचे आएगा और नीचे वाले को भी फायदा मिलेगा, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी बिल्कुल काम नहीं कर रही है और वो फायदा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो ये जो वर्गीय गैर बराबरी का बढ़ना है, ये उदारीकरण के बाद का एक बहुत कठोर यथार्थ है और ये एक बड़ी चुनौती है जिससे कि साहित्य हमेशा टकराता है। वो पहले भी वर्गीय प्रश्नों से टकरा रहा था, आज की तारीख में भी वर्गीय प्रश्नों से टकरा रहा है। निश्चित रूप से उस टकराने में अब सवालों के नए डायमेंशंस भी शामिल हैं। जैसे मैंने उदय प्रकाश का उदाहरण दिया, वही उदय प्रकाश टेपचू जैसी कहानी लिख रहे थे 80s की शुरुआत में, और मैं अभी उस कहानी का सार संक्षेप नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मेरी इतनी पसंदीदा कहानी है कि मैं 10 मिनट तक वही बताता रह जाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेपचू कहानी में जहां आप बिल्कुल फोकस्ड लड़ाई देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी जो संघर्षशील है वो मरेगा नहीं, ये आशावाद टेपचू में दिखलाई पड़ता है। वहाँ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उदय प्रकाश की कहानियों में जटिलता बढ़ती चली जाती है और आप ये पाते हैं कि उसमें वो आशावाद नहीं रह गया है और उसमें मजदूर वर्ग के आंदोलन के बढ़ते जाने को लेकर वो
उम्मीद भरा स्वर नहीं है, बल्कि वो बहुत तरह के सवालों को लेकर के वो कहानियां अब आगे चलती हैं। पर्यावरण भी नष्ट हो रहा है, वर्गीय प्रश्न से बाहर चीजें निकल गई हैं, अब तो मनुष्य के बचने का संकट है। ये उनकी बाद की कहानियों का स्वर है। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्गीय गैर बराबरियां बढ़ी हैं, उसने हिंदी साहित्य को एक खास तरीके से प्रभावित किया है, और वो अगर मैं उसके डिटेल्स में जाना चाहूँ तो अच्छा खासा मुझे समय चाहिए होगा। दूसरी चीज मैंने ये कही कि गैर बराबरियों के कई और आयाम हैं जो पहले से मौजूद थे, लेकिन जिनको वाणी मिली है इस 90s में आकर, है ना। तो जैसे, हाँ, बीच में कुछ पूछना चाहते हो? If it is, then Vishnu is the best in your perspective. ओके, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उत्पीड़न पहले भी मौजूद था, लेकिन उसको वाणी मिली है, उसको शब्द मिले हैं, और इसलिए अब आपकी वो नोटिस का हिस्सा है। और जब वो आपकी नोटिस का हिस्सा है, तब आप ये भी करते हैं कि जिनमें वो स्वर नहीं मिलता है, आप उसको क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, पानी नाम की कहानी को आज से 20 साल पहले अगर पढ़ा जाता, और ख़ासतौर से मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता, जो उस वेंटेज पॉइंट से चीज़ों को देख पाने में सक्षम नहीं है जहाँ से एक दलित देख सकता है। मेरा वेंटेज पॉइंट अलग है, वो दूसरी वजह से अलग है। तो आज से 20 साल पहले अगर ये कहानी लिखी जाती और मैं वो कहानी पढ़ रहा होता, तो मैं वो प्रश्न नहीं उठाता जो प्रश्न मैं आज उठा रहा हूँ। इसका मतलब है कि एक लोकतांत्रिक सजगता बढ़ी है, जो कि बड़े व्यापक पैमाने पर लोगों को प्रभावित कर रही है, और वो सब लोग भी उन चीज़ों को चिन्हित करने की स्थिति में आ गए हैं जो आज से 20 साल पहले चिन्हित नहीं कर पा रहे थे। तो वो स्त्री का प्रश्न हो, अब जैसे मैंने अभी देखा कि हमारे गुरुजी हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, उन्होंने गुरुजी की खेती बाड़ी नाम से एक किताब लिखी है अपने विद्यार्थियों के बारे में। उसमें उन्होंने लिखते लिखते एक बात लिखी जो मुझे लगा कि अगर ये सजग होते तो न लिखते, या अगर लिखते भी, क्योंकि वो तथ्य भी है तो तथ्य को बताना चाहिए, तो लिखते भी तो वो शायद उसको लिखने के बाद कुछ सफाई देते। उन्होंने क्या लिखा कि 60 का जो दौर था अद्भुत था, खूब बहस मुबाहिसे होते, रोज शाम को दोस्तों की मंडलियां घर पर जुट जाती और बहसें चलती रहती, और पत्नियां चाय बनाते बनाते खींचती रहती। इसको उन्होंने बड़ी सजगता सहजता से लिख दिया और लिख करके आगे बढ़ गए। तो क्या ये वाक्य अपने आप में ये नहीं कहता कि आपके लिए अगर वो बहुत अच्छा दौर था जबकि खूब बहसें हो रही थी, तो स्त्री के लिए उतना अच्छा दौर नहीं था जबकि वो बहसों में शामिल नहीं थी, और उसकी भूमिका थी चाय बना के देना, है ना। उसका यही काम था कि वो चाय बना के दे। तो लेकिन याद कीजिए, अगर तो बहुत पहले जैनेंद्र ने पत्नी नाम की एक कहानी लिखी थी, पत्नी कहानी में इस सवाल को उठाया था। पत्नी कहानी इसी सवाल पर है कि आप क्रांतिकारी हैं, आप बैठ के ड्राइंग रूम में सारी क्रांति कर रहे हैं, नीति क्या होनी चाहिए हमारे, इस पर बहसें कर रहे हैं, और पत्नी का काम क्या है, वो पूछ रही है कि भैया वो 2 रोटी खाएंगे कि 3 खाएंगे, जल्दी बताओ, तवा चढ़ा हुआ है, ठंडा हो रहा है। तो समय बदला, और वो चीज़ें जो पहले थीं लेकिन जिनकी नोटिस नहीं ली जा रही थी, उनकी नोटिस ली जानी शुरू हुई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही हैं जो समय की चुनौतियों के रूप में हमारा साहित्य कह पा रहा है। ऐसी कई और चीज़ों को एनलिस्ट करने की अभी उनमें क्षमता नहीं है। अब आखिरी सवाल मैं हिंदी में ही जवाब दूं, उसी में कंफर्टेबली मैं पूरी बात कह पाऊंगा, अंग्रेजी में शायद मुझे अपने को एडिट करना पड़ेगा। नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद, ये इतिहास के एक दौर में पैदा हुआ है। हम इसको भावना के धरातल पर लेते हैं, लेकिन ये भावना की चीज है नहीं। राष्ट्रवाद है क्या? आप जानते हैं कि वेस्टफालिया की संधि से पहले नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। नेशन स्टेट एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसकी एक बड़ी टेरिटरी होती है, उसमें एक गवर्नमेंट होती है ना, और वो अपनी उस टेरिटरी में सोवरेन होते हैं। तो जो वेस्टफालिया की संधि थी यूरोप में, उस संधि के माध्यम से यूरोपीय मुल्कों ने अपने को राष्ट्र राज्य के रूप में इस्टेब्लिश किया, और ये तय किया कि
हम आपस में लड़ाइयां नहीं करेंगे और मुल्क का आकार इतना बड़ा होगा कि जो व्यापारी गण है, पूंजीवाद के साथ इसका गहरा संबंध है, जो व्यापारी गण है उसे जगह जगह चुंगी नाके पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो सामंतवाद से पूंजीवाद में जो संक्रमण हुआ उसके साथ राष्ट्रवाद के पैदा होने का भी संबंध है। यानी राष्ट्रराजी पैदा हुआ और वो एक भावना के रूप में आपको राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि उसके लिए किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं, किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है राष्ट्रवादी होने के लिए। राष्ट्रवादी आप हैं अगर आप मानते हैं कि ये जो एक टेरिटरी है, ये टेरिटरी इकोनॉमिक रूप में, आर्थिक रूप में हमें किसी और से महफूज रखने के लिए जरूरी है। अगर आप ये मानते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, जो वेस्टफालिया की संधि के बाद हुआ यूरोप में, उसको कहा जाता है बुर्जुआ नेशनलिज्म, और उसके बारे में प्रभात पटनायक ने ये लिखा है कि वो एक अजीब चीज थी। उन्होंने तय किया था कि भैया हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के सॉवरेनिटी का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हमला में लग जाते हैं तो बहुत बर्बादी होती है ना, और दोनों जगह का जो व्यापारी वर्ग है वो समस्या में पड़ जाता है। तो हम जो लड़ाइयाँ लड़ेंगे वो उपनिवेशों को कब्जा करने की लड़ाई लड़ेंगे, और वो उपनिवेशों में लड़ेंगे। मसलन आप जहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह पोर्चुगीज और अंग्रेज लड़ाई करते थे ना, इस जगह को हथियाने के लिए। अंततः पोर्चुगीज नहीं, फ्रेंच, तो अंततः फ्रेंच कॉलोनी के रूप में ये छोटा सा टुकड़ा बना रह गया और पूरे को ब्रिटिश ने घेर लिया। और वो जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो लड़ाइयाँ कौन लड़ रहा होता था? उनकी ओर से भारतीय सेना लड़ रही होती थी। उतनी बड़ी तादाद में फ्रांस से और इंग्लैंड से सेना उठ के थोड़ी आएगी, तो वो उनके मालिकान थे और उनकी लड़ाइयाँ हम लड़ते थे। तो ये तय था उनके बीच कि हम कॉलोनीज के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन आपस में हम यहाँ यूरोप के भीतर एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। भैया शांति से रहो, तभी फलेंगे फूलेंगे हम। और बुर्जुआ नेशनलिज्म की एक दूसरी खूबी ये थी कि वो टेरिटरी का सम्मान करने के नाम पर दूसरों के टेरिटरी के भीतर किसी एक वर्चस्वशाली ताकत द्वारा अन्यों को दबाए जाने के मामले में भी चुप रहता था। तो अगर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर एक कम्युनिटी, एक राष्ट्र राज्य के भीतर मजबूत है, तो वो अपना वर्चस्व कायम करती थी और दूसरों को ध्वस्त करके रखती थी, और उस फटे में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं था। ये उनका अपना घरेलू मामला था, ठीक है ना। जैसे कोई पति पत्नी को पीट रहा हो और आप जाएं तो कहा जाए कि ये इनका घरेलू मामला, सब आप दखल मत कीजिए, है ना। वो उस तरह का उनका घरेलू मामला था। ये बुर्जुआ नेशनलिज्म हमारे यहाँ नहीं आया। हमारे यहाँ जो आया था वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म था, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद, क्योंकि हमने उस राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ लड़ाई में ही इस्तेमाल किया। हमने इसी रूप में अपने राष्ट्र की कल्पना की कि हम एक राष्ट्र के रूप में इस औपनिवेशिक ताकत के द्वारा दमित हैं, और अगर हम इससे लड़ेंगे देश का नाम लेकर तो हम इसे पराजित कर सकते हैं। तो हमारा राष्ट्रवाद जो पैदा हुआ वो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद था। और ये प्रभात पटनायक ने लिखा है अपने एक लेख में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आर्ग्यूमेंट किया है कि ये जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद था, ये अभी के समय हमारे यहाँ खासतौर से उदारीकरण के बाद के दौर में बुर्जुआ नेशनलिज्म में संक्रमण हो रहा है इसका। और बुर्जुआ नेशनलिज्म में इसके संक्रमण होने के लिए क्या जरूरी है? वो कहते हैं कि कोई ना कोई चीज चाहिए तो ना। जिस देश ने उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का स्वाद चखा है इतने लंबे समय तक, वो अगर बुर्जुआ नेशनलिज्म की ओर संक्रमित हो रहा है तो उसके पास कोई ना कोई आधार तो चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, आधार की भूमिका सांप्रदायिक फासीवाद निभा रहा है, क्योंकि इसकी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कभी कोई भूमिका नहीं थी। तो जिसकी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, वही आज की तारीख में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद को बुर्जुआ नेशनलिज्म की ओर शिफ्ट करने में मददगार हो सकता है। उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की क्या खासियत है? वो ये क्लेम करता है कि हमारे अंदर जितने भी समुदाय हैं, इन समुदायों का हम ख्याल रखेंगे, हम किसी एक समुदाय का वर्चस्व नहीं कायम करेंगे, और बाहर भी तीसरी दुनिया के